आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पार्ट 1.3 बादल को घिरते देखा है। इस पहले यूनिट में जितने भी पार्ट है, तीनों पार्ट है, इसमें प्रकृति का चित्रण कवि और लेखकों ने किया है। तो बादल को घिरते देखा आज पढ़ेंगे हम लोग। इनके कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में 30 जून 1911 में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपने खेत में युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ और चर्चित उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलच नमा, नई पौध। ये इनकी कुछ बहुत चर्चित उपन्यास हैं। अब हम पाठ पर आते हैं। ये हिमालय पर्वत के मध्य भाग का वर्णन इसमें किया गया है। तो जहाँ बर्फ़ वर्ष भर रहती है हिमालय के जिस भाग में, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो सुनहले रंग की दिखाई पड़ती है और वहाँ कई झील हैं और बहुत ही प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ का चित्रण किया गया है। अब पाठ पर आते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। धवलगिरी पर्वत हिमालय के ऊपर ही है, एक छोटा सा भाग है। यहाँ पे बादल उमड़ घुमड़ के आ जा रहे हैं और जब बारिश की बूंदें हो रही हैं तो मोती जैसे छोटे छोटे जो घास के तिनके हैं उन पे गिर रही हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और मानसरोवर अर्थात तालाब जो है, छोटे छोटे जो तालाब बने हैं, झील हैं, झरने हैं, वहाँ पर कमल खिले हुए हैं और उन कमल पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ये सोने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। और कवि बादलों को उमड़ते घुमड़ते देख रहे हैं। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी पावस प्रदेश के जो पक्षी हैं इस ठंड के मौसम में ठंडे प्रदेश में क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। उनकी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हंसों का जोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहा है और बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से वृहत हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। ऋतु बसंत, बसंत ऋतु, न ठंड न ज़्यादा ठंड न तो ज़्यादा गर्मी। सुप्रभात, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरणें, बालारुण मतलब सूर्य की पहली किरणें उस समय थी जिसे बालारुण कहा गया है। मृदु कोमल किरणें जो बिल्कुल चुभती नहीं है शरीर को। मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल हवा। तो बसंत ऋतु की जो सुबह होती है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, हल्की ठंड होती है, हल्की ठंड का आभास कराती है, बहुत ही सुखदाई होती है। और जहाँ पे कवि ने वर्णन किया है वहाँ ऊंचे ऊंचे स्वर्णाभ शिखर, वही जो बर्फ़ से ढके होते हैं और सुबह की किरणें ऐसा लग रहा है कि सोने के शिखर हैं, चोटियाँ हैं सोने की, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे। चकवा और चकई का यहाँ पे वर्णन किया गया है जो रात भर रोते हैं और ऐसा लगता है कि उनको श्राप मिला है कि रात्रि के समय अलग ही रहना होगा। और क्रंदन बड़ी ही पीड़ा भरी जो आवाज़ होती है उसे क्रंदन कहा गया है। तो रात भर उनकी आवाज़ आती रहती है और जैसे ही सुबह होता है तो उस महान सरोवर के तीरे शह वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर रात भर जो रोते हैं एक दूसरे से बिछड़ के, और सुबह होते ही जो दूर तक शह वालों की हरी दरी बिछी हुई है, मतलब दूर तक तालाब के किनारे काई लगी हुई है जिसे शैवालों की हरी दरी कहा गया है। तो एक दूसरे के साथ मिल के प्रणय कलह करते देखा है, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते
और कीड़े मकोड़े ढूंढते वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बादल को घिरते हुए देखा है। अगला पैराग्राफ है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए दुर्गम कहा गया है। और हमेशा वहाँ पे बर्फ़ बिछी हुई रहती है, शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, काफ़ी हजारों सैकड़ों फुट ऊंचाई पर हैं। और कस्तूरी मृग, जिनके नाभि में कस्तूरी होती है, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने ही नाभि से उठने वाली गंध को पहचानते नहीं हैं और उनके पीछे मादक होकर ढूंढ रहे हैं और बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से में ढूंढते हैं और चहल कदम करते हुए देखा गया है उनको और बादल को घिरते हुए देख रहे हैं। तो प्रकृति का कुछ इस तरह चित्रण किया है, बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया है बच्चों। नेक्स्ट अगली वीडियो में